तो संसद की कार्रवाई के अंतर्गत जो पहला आवर होता है प्रश्नकाल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संसद की जो कार्रवाई संपन्न की जाती है तो इसमें वह सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मॉर्निंग के 11 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक संसद की कार्रवाई संपन्न की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो 11 से 12 का टाइम होता है, ठीक है, उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल। और 12 से 1 का टाइम 0 आवर या शून्यकाल बोला जाता है। और 1 से 2 के बीच ये लंच संपन्न होता है। ठीक है, तो 1 से 2 बजे का जो टाइम होता है वह लंच का टाइम होता है। तो सोमनाथ चटर्जी ने इसे आतंकवाद का काल कहा है। क्यों कहा है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो ये पहला आवर्स होता है 11 से 12 वह होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर्स। ठीक है, तो सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा, ठीक है, 11 से 12 का जो टाइम होता है 1 घंटे का, वह प्रश्नकाल कहलाता है। यद्यपि राज्यसभा में यह जो हमारा अपर हाउस होता है तो उसमें यह समय परिवर्तित होता रहता है। राज्यसभा का कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि वह 11 बजे से ही संपन्न हो। ठीक है, तो इस दौरान सदन के सदस्य होते हैं मंत्रियों से बिना कारण बताए प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये है कि जो प्रश्नकाल के टाइम में जो मंत्री होते हैं वह जो विपक्ष होता है तो वह मंत्रियों से, जिनकी जो इलेक्टेड होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट होती है, उनके मंत्रियों से वह डायरेक्ट बिना कारण बताए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बिना कारण बताए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे मान लो कि विपक्ष के कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो परेशान करने के लिए, सत्ता पक्ष को परेशान करने के लिए यह क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अर्थात मंत्रियों की राय जानने के लिए, सूचना प्राप्त करने या उन्हें तंग करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के टाइम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह बिना कारण बताए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई पहले से कोई एक रूपरेखा निर्धारित नहीं की जाती है, वह बिना कारण बताए डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, जिनमें स्टार लगा होता है, तारांकित होते हैं। ठीक है, तो इन जिन प्रश्नों का तारांक लगा होता है, इन प्रश्नों पर तारांक स्टार बना होता है। ठीक है, तो इनका उत्तर मौखिक ओरली दिया जाता है। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो तारांकित प्रश्न में होता है तो तारांकित प्रश्न में एक तो इसकी जो पहचान है तो इनमें स्टार बना होता है और साथ में इनका जो क्वेश्चन, मान लो कि अगर विपक्ष ने कोई क्वेश्चन किया सत्ता पक्ष से तो जो सत्ता पक्ष उसका आंसर देंगे तो ओरली देंगे। ठीक है, वो कोई रिटन में आंसर उसका नहीं देंगे, ओरली मौखिक दे देंगे। साथ ही इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका मीन्स ये है कि वह दोबारा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपसे दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सत्ता पक्ष से जो विपक्ष होता है वह दोबारा प्रश्न कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मौखिक दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न में इनमें कोई तारांक नहीं लगा होता है, इनमें कोई स्टार नहीं बना होता है और इनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं जिनमें स्टार नहीं बना होता है, उनके जो आंसर किए जाते हैं, उनके जो आंसर पर दिए जाते हैं सत्ता पक्ष की ओर से, उनका लिखित आंसर दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई ओरली आंसर नहीं दिया जाता। तो यह जो सामान्यता है, इनके लिखित आंसर दिए जाते हैं, रिटन आंसर दिए जाते हैं, वह लगभग 10 से 20 दिन के अंदर दिया जाता है। तो अतारांकित प्रश्न के अंतर्गत जो अतारांकित प्रश्न मान लो विपक्ष पूछता है तो जो सत्ता पक्ष होता है, जिनकी सरकार होती है, जो बहुमत में जो सरकार होती है, तो उसके जो मंत्री होते हैं तो उसका अंतर लिखित रूप में देते हैं। और यह कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 1-2 दिन में ही देना है, इसमें आप पूरा 10 से 21 दिन के अंदर उनका लिखित आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अल्प सूचना के प्रश्न, शॉर्ट नोटिस्ड क्वेश्चन। तो अल्प सूचना प्रश्न के अंतर्गत अति आवश्यक
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, सार्वजनिक महत्व के हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अब मान लो कि सदन की जो कार्यवाही है उसमें टाइम लग रहा है, तो इसमें जो प्रश्न आवर है, जो क्वेश्चन आवर है, जो प्रश्न काल है, उसी टाइम पे वह कुछ अल्प सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। जो अल्प सूचना के प्रश्न जो अति आवश्यक हैं और सार्वजनिक महत्व के हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। इनका भी आंसर 3 से 10 दिन के भीतर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो अल्प सूचना के प्रश्न का जो उत्तर है वह भी 3 से 10 दिन के अंदर मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मौखिक रूप से दिए जाते हैं। भारत में प्रश्न काल का जो प्रारंभ है वह ब्रिटिश काल के दौरान 1892 में हुआ। इसकी भी कुछ अलग ही हिस्ट्री है, तो इसको मैं जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत का जो इतिहास है, तो उसके बारे में जब हम जानेंगे कि कैसे कैसे पहले, जब हम जानते हैं कि पहले हमें बोलने तक का भी अधिकार नहीं था, फिर बोलने का तो अधिकार मिला, बट हम काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हम पर अत्याचार किया, इतना ज़्यादा उन्होंने हम पर रूल किया कि हम उनसे डायरेक्ट, हमें बोलने तक का भी राइट नहीं था, ठीक है, कि हम उनको अपनी बात तो कह सकें, अपनी कंट्री में होते हुए भी उनसे प्रश्न नहीं कर सकते थे, ठीक है, दोबारा काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न काल का जो प्रारंभ है वह ब्रिटिश काल के टाइम से 1892 से यह प्रारंभ हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं प्रश्न काल के बाद शून्य काल। तो 0 आवर क्या होता है? 12 से 1 का टाइम, ठीक है। तो शून्य काल यह एक अनौपचारिक साधन है, अर्थात सदन की कार्रवाई में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक साधन ऐसे होते हैं जो कहीं पे उनका प्रूफ नहीं होता है, तो यह एक अनौपचारिक साधन है, अर्थात सदन की कार्रवाई में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 1962 के मानसून सत्र से यह परंपरा प्रारंभ हुई। मीडिया के द्वारा इसे शून्यकाल नाम दिया गया। शून्यकाल का जो उल्लेख है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट मीडिया के द्वारा 1962 से इसे एक शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, जो एक मीडिया के द्वारा प्रदान किया गया है। प्रश्न काल के जो तुरंत बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं, ठीक है, मीन्स 12 से 1 का टाइम, ठीक है। इस दौरान मंत्रियों से पूर्व सूचना दिए हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स ये है, आपका प्रश्न काल के बाद जैसे ही आपका शून्यकाल प्रारंभ हुआ, तो इसमें मंत्रियों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मंत्रियों को नहीं पता होता है, ऐसे में अगर विपक्ष उनसे क्वेश्चन करता है तो इससे जो भी मंत्री होते हैं सत्ता पक्ष के, वह काफ़ी तंग आ जाते हैं, या काफ़ी उनके अंदर एक डर बना हुआ होता है कि मान लो अगर विपक्ष से कोई क्वेश्चन कर दिया तो हम उसका आंसर क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो शून्यकाल होता है तो शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना दिए हुए डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इससे मंत्रियों में भय उत्पन्न हो जाता है और उसे भय उत्पन्न करने वाला काल कहा जाता है, ठीक है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जो थे, तो इसे आतंकवाद का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रियों से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आंसर उन्हें उसी टाइम पे देना होता है, इसलिए इसे भय उत्पन्न करने वाला भी काल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आधे घंटे की बहस है। तो आधे घंटे की बहस में जिन विषयों पर प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है, ठीक है, प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया जा चुका है, बट उन पर आधे घंटे की बहस की मांग की जा सकती है। बट अगर मान लो कि अगर कोई ऐसा उत्तर दिया जाता है जिसमें क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है,
तो फिर आधे घंटे की एक बहस निकाली जाती है कि एक आधे घंटे का एक चर्चा रखी जाए जिसमें बहस की जा सकती है उस पर्टिकुलर उत्तर पर, तो बहस की मांग की जा सकती है। तो यह जो आधे घंटे की बहस होती है यह वीक में केवल 3 दिन ही ऐसा की जा सकती है। तो वह कौन कौन से दिन है? तो आपका फर्स्ट मंडे है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेडनेसडे है, और जो थर्ड तीसरा दिन है वह फ्राइडे या शुक्रवार अंतिम आधे घंटे में आयोजित की जाती है। ठीक है, तो आधे घंटे की बहस जो संपन्न होती है तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन। ठीक है, 2 घंटे की जो बहस है तो 2 घंटे की बहस में किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर 2 घंटे की बहस आयोजित की जाती है। कोई ऐसा विषय आ गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, कोई ऐसी आपदा आ गई या कोई ऐसा विषय आ गया जो सार्वजनिक महत्व का है, जो सभी के हितों को प्रभावित कर रहा हो, तो अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाता है तो उसमें 2 घंटे की जो चर्चा है वह संपन्न की जाती है, आयोजित की जाती है। इसे अल्प अवधि की बहस भी कहते हैं, क्योंकि नए विषय पर सदन में आयोजित होने वाली यह सबसे छोटी बहस है। घंटे की यह बहस आयोजित की जाती है, इसलिए यह जो बहस होती है यह एक सबसे छोटी चर्चा होती है, यह सबसे छोटी बहस होती है। इसका प्रारंभ 1953 से हुआ है। इसके लिए कोई मतदान नहीं होता है। ठीक है, कोई वोटिंग सिस्टम का प्रोसेस इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है, थैंक्स ऑफ मोशन। तो यह जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण कैबिनेट सचिव द्वारा तैयार किए गए। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है कि आर्टिकल 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, लोकसभा का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के दौरान, तो उसमें जो है जो राष्ट्रपति होते हैं, यह जो अभिभाषण तैयार किया जाता है ये बेसिकली लोकसभा के द्वारा यह सरकार के मंत्री ही इसको बनाते हैं। सरकार के मंत्रियों के साथ कौन मिलकर बनाते हैं? तो कैबिनेट सचिव द्वारा यह तैयार किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह कैबिनेट सचिवों के साथ मंत्रियों के द्वारा यह अभिभाषण तैयार किया जाता है, जिसमें जो सरकार चुनी जाती है तो उस सरकार का प्रथम सत्र के दौरान जो आने वाले टाइम में वह क्या प्रगति करेगी, उसके क्या मोटो हैं और इस सरकार के द्वारा क्या काम किए गए, उसकी क्या उपलब्धियां थी। तो एक तरह से जो राष्ट्रपति होता है जो अभिभाषण देता है तो उसमें पूरी तरह से जो सरकार का एक खाका तैयार किया जाता है, जिसमें वह आने वाले सत्र में वह क्या काम करने वाले हैं, ठीक है, उनके क्या टारगेट्स हैं, और प्रत्येक आम चुनाव का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र के दौरान एक अभिभाषण जारी करेंगे, एक अभिभाषण देंगे, जिसके अंतर्गत बेसिकली यह जिनकी सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, उसके मंत्री प्लस कैबिनेट सचिव आपस में मिलकर यह एक अभिभाषण तैयार करते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति इसका अभिभाषण दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद इसमें बहस होती है, जो भी अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, इसके द्वारा दोनों सदनों में इसकी चर्चा होती है, बहस होती है, और बहस के बाद इसमें मतदान होता है। तो मतदान के टाइम पे सरकार का यदि लोकसभा में मतदान के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो, अगर वोटिंग में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ता है, साथ ही सरकार की इसमें निंदा भी होती है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो यह किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय पर, मान लो बहुत ही एक ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय आ जाए जिसको आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इसका विकास 1954 में हुआ था भारत में, इसका विकास 1954 में भारत में हुआ था। तो ध्यानाकर्षण क्या होता है? किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें किसी मंत्री से डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट काम रोको प्रस्ताव। तो काम रोको प्रस्ताव, इसे असाधारण प्रस्ताव भी कहा जाता है। किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने के लिए इसे लाया जाता है। ठीक है, तो काम रोको प्रस्ताव जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है कि काम रोको, जो भी सदन का काम चल रहा है, जो सदन की बैठक या बहस चर्चा हो रही है किसी विषय पर, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो यह बेसिकली किसके द्वारा लाया जाता है, किसके द्वारा यह किया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने के लिए इसे लाया जाता है। यह सदन की कार्यवाही को बीच में रोक देता है। इसे लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है, चर्चा के अंत में मतदान होगा। इसके पारित होने का अर्थ है सरकार की निंदा करना है। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके प्रयोग को सीमित कर दिया है। चर्चा न्यूनतम 2.5 घंटे और 10 बजे सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, तो काम रोको प्रस्ताव का मोटो एक ही है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा विषय है जिसमें सरकार मान लो किसी रूप में उसको सही तरीके से पेश नहीं कर रही है, यह सरकार की अगर निंदा करना है, क्योंकि बेसिकली अक्सर होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एक सही विधेयक लाती है तो इसमें जो विपक्ष होता है वो हमेशा इसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी घटना हो गई हो जो काफ़ी सार्वजनिक महत्व का है, तो उसमें उस सार्वजनिक महत्व पर तो वह प्रश्न पर चर्चा कराएं। तो ऐसा कोई सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए हमारे देश पर, तो उस पर चर्चा कराने के लिए उसमें यह लाया जाता है, काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। यह सदन की कार्रवाई को बीच में ही रोक देता है। यह पूरी तरह से, अगर सदन की कार्रवाई चल रही है किसी विधेयक पर, तो यह पूरी तरह से उसको डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, इसे लाने के लिए अगर लाया जाता है तो न्यूनतम 50 समर्थक होना ही चाहिए। ठीक है, इसको न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, तभी रोको प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इस चर्चा के अंत में मतदान होता है। अगर पारित होने का अर्थ है, अगर यह पारित हो जाता है, चर्चा होने के बाद पारित हो जाता है, तो इसे पूर्णतः मान लिया जाता है। ठीक है, अगर मान लो यह पारित नहीं होता है तो इसमें सरकार की निंदा होती है। ठीक है, पारित होने का अर्थ है सरकार की निंदा करना। ठीक है, तो अगर यह काम रोको प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें सरकार की पूर्णतः निंदा की जाती है। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने इसके प्रयोग को सीमित कर दिया है। ठीक है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये काम रोको प्रस्ताव का जो प्रयोग है उसको सीमित कर दिया गया है। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जो ध्यानाकर्षण का जो न्यूनतम टाइम है चर्चा का, वह न्यूनतम टाइम 2.5 घंटे है और 10 बजे सूचना देना आवश्यक है, तभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जानते हैं, तो देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोअर हाउस में लाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो होता है सरकार के बहुमत का परीक्षण करना। ठीक है, सरकार के बहुमत का परीक्षण करना। चर्चा के अंत में मतदान होता है। यदि मतदान में यह पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन मिले। ठीक है, बट अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है किसी भी सरकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो सरकार का बहुमत का परीक्षण करना होता है। ठीक है, तो चर्चा के अंत में मतदान होता है। यदि मतदान में पारित हो जाता है तो कि अगर मतदान में पारित हो जाता है कि जो सरकार है वह बहुमत का परीक्षण में पास नहीं हो पाई तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। तो यह लोकसभा में किसी मंत्री की निंदा करने के लिए लाया जाता है। जो निंदा प्रस्ताव होता है किसी भी मंत्री के खिलाफ
लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है, इसे प्रस्तुत करने का कारण बताना आवश्यक है। जिस विपक्ष ने जो निंदा प्रस्ताव लाया है तो वो किसकी वजह से लाया है, उसको कारण बताना आवश्यक है। ठीक है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण नहीं बताना होता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में यह डायरेक्ट इसको लाया जाता है बहुमत परीक्षण के लिए, बट जो निंदा प्रस्ताव है इसमें कारण बताकर ही आप ये निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, चर्चा के अंत में इसमें मतदान होता है। यदि मतदान में यह पारित हो जाए कि इसका अर्थ है कि मंत्री का कार्य निंदा के योग्य है। मान लो कोई मंत्री ऐसा है जो सही से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी विपक्ष का जो मंत्री है वह उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, तो यह बेसिकली पूरी पार्टी के खिलाफ ना होकर किसी एक खास मंत्री के खिलाफ होता है। ठीक है, किंतु मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि मंत्री को केवल इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसका काम निंदा करने के लायक था, इसकी वजह से उसको बहिष्कार किया गया। ठीक है, उसको मंत्री पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसमें केवल निंदा होती है, किसी मंत्री को हटाया नहीं जाता, क्योंकि मंत्री को हटाना मतलब किसी लोकसभा का गिर जाना होता है। ठीक है, सरकार का बहुमत से गिर जाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विश्वास प्रस्ताव। तो यह लोकसभा में सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यह सरकार के बहुमत का परीक्षण करता है। ठीक है, चर्चा के अंत में इसमें ही मतदान होता है। यदि मतदान में पारित हो जाए तो सरकार पद पर बनी रहती है, किंतु यदि पारित न हो सके तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे वर्तमान में अभी कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि इसमें यह था कि इसमें मोदी का जो संसद में, लोकसभा में इसमें एक मतदान करवाया जाएगा, जिसमें अगर सरकार अगर बहुमत अपना न बना पाई या बहुमत जो आपका 50+1 कंप्लीट नहीं कर पाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। बट क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो 50+1 है, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यह हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, तो जितने भी रूल्स हैं, रूल्स के तहत जो चर्चा होती है, चर्चा होती हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तब हम भी ऐसे ही आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करके आपके सामने लाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में इनके जो पूछे जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।